प्रीवियस वीडियो में रियल नंबर पढ़ा रहे थे, ठीक है। और रियल नंबर को हम लोग क्लासिफाइड किए थे टू टाइप्स में, रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल का हम लोग यहाँ पर आज 3 डिफिनेशन देखेंगे। तो 3 डिफिनेशंस में एक डिफिनेशन अभी जस्ट क्लियर करेंगे और उसी पर आपका क्वेश्चन बनेगा। यानी देख सकते हैं कि आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 1C 1D आपका इसी पर बन जाएगा, ठीक है। तो उसी के लिए पहले हम यहाँ पर बना दे रहे हैं कि आखिर ये जो थ्योरम है ये है क्या, यानी डिफिनेशन के आधार पर हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो डिफिनेशन पहले देख लो, आखिर रेशनल नंबर कब होगा, कब कोई नंबर रेशनल से इरेशनल बन जाएगा, ठीक है। यानी रेशनल और इरेशनल में फ़र्क कैसे होगा हम इस डिफिनेशन से बता सकते हैं। तो सबसे पहले इस डिफिनेशन में अगर देखें तो कहता है कि कोई भी नंबर अगर p/q के रूप में हो, ठीक है, कोई भी नंबर अगर p/q के रूप में हो तब उसको कहेंगे रेशनल। लेकिन कब कहेंगे, जब इसमें बातें बताती है कि p और q हम क्या लेंगे। तो कहता है कि आप इन दोनों को इंटीजर ही मानना है, ठीक है। यानी कि p और q को हम क्या लेकर चलेंगे, इंटीजर। इसके सिवा अगर p के जगह पर हम फ्रैक्शन ले लें, p के जगह पर हम √2 ले लें, तो फिर ये जो लेंगे ना, तो ये आपका रेशनल में नहीं जाएगा। तो रेशनल का पहला डिफिनेशन में जाता है कि इन दोनों का जो p और q का जो वैल्यू होगा वो मिलेगा क्या, इंटीजर्स मिलनी चाहिए। तो ये पहला कंडीशन बोला कि ये तो फॉलो करना चाहिए, अगर ये करेगा तब चांस बन सकता है कि ये रेशनल नंबर होगा। दूसरी बात बताता है कि जब इंटीजर बोल रहा है कि p और q इंटीजर होगा, तो इंटीजर में 3 चीज़ आता है। एक आता है रेशनल, आता है इरेशनल, आता है और आपका आता है इंटीजर्स में पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है और जीरो आता है। तो जब पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो आता है तो इसमें हम तीनों में से तीनों इंटीजर रख सकते हैं, चलेगा। यानी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, जीरो लेंगे, नेगेटिव लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसके बारे में सोचेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें पॉजिटिव और नेगेटिव ही चाहिए, जीरो इंटीजर हम नहीं रख सकते। तो कहता है कि आपका जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये अभी तक हमने 2 कंडीशन देखा। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा कि आखिर क्या रीज़न है कि आपका q जीरो नहीं होना चाहिए। तो ध्यान देना, नोट में अगर ऊपर में जीरो लेते हो, नीचे में कुछ भी वैल्यू डाल देते हैं, तब आपका वैल्यू जा कर के जीरो बन जाता है। लेकिन इसी में कह देते हैं कि अगर k/0 कर दो, ऊपर में कोई भी वैल्यू ले लो, नीचे में जीरो, तो हो जाएगा इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट को हम लोग नॉट डिफाइन कहते हैं। तो जब हमको इसको डिफाइन करना था तो हमें नॉट डिफाइन में तो नहीं जाना था। तो जब नॉट डिफाइन में नहीं जाना था, इसका मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, k/, हम इनफाइनाइट नहीं रख सकते, हाँ रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये हम कर सकते हैं। तो यानी इनफाइनाइट रखेंगे नीचे में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कहेंगे एक चीज़ नहीं रख सकते, और वो हमारा क्या नहीं नीचे रख सकते हैं, जीरो। यानी कि ये आपको याद कर लेना है कि ऊपर में जीरो रहेगा तो जीरो हो जाएगा, नीचे में जीरो रहेगा इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर नीचे में इनफाइनाइट होगा तो पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। ये याद करना है। तो इसमें हम अभी तक 2 कंडीशन देख रहे थे कि p और q दोनों के दोनों को हमको इंटीजर होना चाहिए, और इंटीजर्स में नीचे वाले पे कंट्राडिक्शन डाल दिया कि q जीरो कभी नहीं होना चाहिए। साथ ही में एक और कंडीशन है, तो 2 फॉलो कर गया, और जो तीसरा लिखा है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर वो फॉलो नहीं करेगा तब आपका वो रियल नंबर नहीं होगा। तो आखिर वो होगा कौन, तो हम कह सकते हैं कि दोनों का अगर हम HCF ले, किसका, तो p और q का, और HCF अगर हमारा कितना हो, 1 होगा, तब कहेंगे कि ये रेशनल नंबर होगा। यानी कि पहला कंडीशन समझ लो रेशनल नंबर के लिए, p/q के रूप में होगा। दूसरी बात, दोनों जो लेंगे नंबर वो दोनों के दोनों इंटीजर होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, ये जो नीचे में जो इंटीजर जो लेंगे, लेकिन इसमें जीरो को छोड़ करके लेंगे। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपका p और q दोनों का जो HCF आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। अगर ऐसे होगा तब कहेंगे कि ये जो है p/q ये आपका रेशनल होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो पहला डिफिनेशन कहता है कि इफ द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q where pq belongs to integer, comma q equal not 0
and HCF of P and Q is equal to 1, then number is known as rational number, otherwise irrational number। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते थे the number in the form of P by Q, where PQ belongs to integers, Q equal not 0 and HCF of P and Q is equal to 1, then the number is called रेशनल नंबर। अदरवाइज अगर रेशनल नहीं होगा तब वो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, अदरवाइज इरेशनल। यानी कि अगर हम यहाँ पर इसमें से कोई भी चीज़ अगर हटा दे, फॉलो ना करेगा, तब फिर वो जा कर के आपका इरेशनल नंबर कहला जाएगा। तो रेशनल कहने का मतलब है कि P और Q बाई Q के रूप में होना चाहिए, दोनों के दोनों इंटीजर होनी चाहिए, फिर आपका नीचे में वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और दोनों का HCF 1 होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तब कहेंगे कि ये आपका रेशनल नंबर होगा, ठीक है। सेकेंड डिफिनेशन की ओर अगर हम बढ़े, इस पर हम एक क्वेश्चन अभी प्रूफ करवाएंगे कि √2 इरेशनल है, कैसे प्रूफ करो, कैसे करेंगे हम देखेंगे। तो सेकेंड डिफिनेशन इसका है, सेकेंड डिफिनेशन द नंबर इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर डेसिमल के रूप में भी है लेकिन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद चलते चलते स्टॉप कर जाए, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल तब जा कर के वो कहलाएगा कि ये रेशनल नंबर होगा। देन डेसिमल देन कॉल्ड, तब वो आपका रेशनल कहलाएगा, अदरवाइज देन कॉल्ड रेशनल नंबर अदरवाइज इरेशनल नंबर, ठीक है। अब मतलब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ ये पहले समझ लो कि जैसे मान लो कि हम यहाँ पर एक लिख रहा हूँ कि 2.346। अब ये बताओ, ये इतना लिख रहे हैं तो पॉइंट के बाद क्या ये बढ़ते जा रहा है आगे तक? ऐसे तो नहीं हो रहा। अगर ये बढ़ते जाता तो इसे टर्मिनेटिंग नहीं कहते, नॉन टर्मिनेटिंग कहते, लेकिन ये बढ़ नहीं रहा है, ये आगे जाकर का स्टॉप हो गया है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर ऐसा ही आ जाए कि 2.46326 ऐसे चला जाता तो हम इसको कहेंगे कि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये आपका रेशनल नंबर में नहीं काउंट होगा। तो रेशनल नंबर में हम तब काउंट करेंगे जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में हो, ठीक है, तब इसको हम कहेंगे रेशनल नंबर। अगर एक फॉर्मूला और यानी एक डिफिनेशन इसकी और आती है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन अगर रिपीटिंग के रूप में रहे तब भी उसको हम लोग रेशनल कहते हैं। तो रिपीटिंग फॉर्म जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं रिकरिंग फॉर्म में। किसको बोलते हैं? रिकरिंग फॉर्म में। तो रिकरिंग फॉर्म में रहेगा या फिर रिकरिंग फॉर्म में रहे या टर्मिनेटिंग के रूप में रहे तब उसको हम लोग रेशनल कहेंगे, अन्यथा हम उसे इरेशनल के कैटेगरी में डाल करके रखेंगे, ठीक है। चलो तो हम नेक्स्ट डिफिनेशन में अगर हम चलते हैं इसके अनुसार तो लिख सकते हैं कि द नंबर इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, द नंबर, ये भी किसका डिफिनेशन चल रहा है? तो सारे के सारे 3 डिफिनेशन आपका इरेशनल का है तो उसी का चल रहा है। द नंबर इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट इन रिकरिंग फॉर्म। नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन वो क्या होना चाहिए? रिकरिंग फॉर्म में होना चाहिए। बट इन
रिपीटिंग को हम लोग बोल सकते हैं रिक्यूरिंग फॉर्म तब कहेंगे देन कॉल्ड रेशनल, अदरवाइज देन कॉल्ड रेशनल, अदरवाइज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो कहा क्या जा रहा है यहाँ पर कि या तो देखो ये पहले डिफिनेशन में था कि पॉइंट के बाद रुक जाए, यानी टर्मिनेटिंग हो जाए, पॉइंट के बाद आगे नहीं बढ़े, तब तो कन्फर्म हम कहेंगे कि वो रेशनल होगा। लेकिन पॉइंट के बाद अगर बढ़े भी तो अगर रिकरिंग के रूप में बढ़े, यानी रिपीट करते हुए बढ़े, तब भी हम कहेंगे रेशनल, और नहीं तो वो नंबर हो जाएगा इरेशनल। तो इस बात को ध्यान में रखना कि रेशनल को हम लोग 3 कैटेगरी से जब लिखे थे, 3 तरह से लिखे थे। तो 3 तरह में हमने क्या किया कि पहला फॉर्म बताया कि PYQ के रूप में होनी चाहिए, दूसरा फॉर्म बताया कि पॉइंट के बाद टर्मिनेट कर जाए, तीसरा फॉर्म ये बता रहा हूँ कि अगर 4.23 लिख रहे हैं रिकरिंग के फॉर्म में, दैट इज कह सकता हूँ इसको 2.3333 और ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी ये रुका भी नहीं और ये पॉइंट के बाद रुका भी नहीं, और लेकिन एक रिपीट कर रहा था, इसलिए ये आपका तीनों फॉर्म आपका रेशनल नंबर के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि ये तीनों के तीनों रेशनल नंबर के अंतर्गत में है, यानी तीनों के तीनों रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन इसी में हम कह दें कि बीच में अगर मान लो एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि 4.23 दिए, ठीक है, फिर आपको 223 दे दिए, 2223 दे दिए, तो आप पूछा जाएगा कि क्या ये आपका रेशनल है या इरेशनल है। तो आपको लग रहा है, बताओ यहाँ पर क्या लग रहा है, रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें अगर देखो तो ये रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब देखेंगे तो रिपीट 2 यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर फिर 2 आ गया, 2 को 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, तो ये रिपीटिंग के रूप में नहीं है। रिपीट तब करता जब 2 3 है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 3 होना चाहिए, डबल 2 और 3 नहीं, यहाँ ट्रिपल 2 और 3 नहीं, ओनली 2 3 होता। जैसे कि हम ऐसे बोलना चाह रहे थे कि 2 3 2 3 2 3 ऐसे अगर होता तब हम कहते कि रेशनल है, लेकिन ये वाला वैल्यू आपका रेशनल में नहीं आएगा, तो ये आपका इरेशनल है, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल। सो रेशनल के अंतर्गत अगर जैसी हम देखें तो 3 तरीके से हमको समझ में आता है कि PYQ के रूप में हो तब भी रेशनल बोलेंगे, पॉइंट के बाद रुक जाएगा तब भी रेशनल बोल देंगे, और अगर पॉइंट के बाद रिपीट करे और ना रुके यानी वो रिकरिंग के रूप में हो जाए, तब भी वो हमारा रेशनल नंबर ही कहलाएगा। ठीक है, तो यानी ये आपका रेशनल नंबर का ये 3 थ्योरम था तीनों से। तो इसमें हम पहला थ्योरम से, यानी जो फर्स्ट वाला था, इससे प्रूफ करना है हमको कि √2 आपका इरेशनल नंबर है। इसको प्रूफ करके दिखाओ कि √2 इरेशनल नंबर है। तो कैसे है देखो, तो क्वेश्चन हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। तो लिखते हैं कि प्रूव दैट, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट ये ऑन है, चलो बंद कैसे हो गया, 1 मिनट रुक जाते हैं। ये लाइट का फ्लक्चुएशन की वजह से हुआ है। कैमरा ऑन है, थोड़ा सा इन्वर्टर ऑन करो, तो इसको नीचे वाला इन्वर्टर ऑन करना, ठीक है। चलो नीचे का ऑन करो, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक तो हो जाता है। 3.8 देखो आगे एक क्वेश्चन यहाँ पर अभी लिख रहे थे, उस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट
ये 10th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछ देता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। हमें प्रूफ क्या करना है कि √2 इरेशनल नंबर होगा, इसको प्रूफ करो, ठीक है, ठीक है। √2 को क्या आपको प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर होगा, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। देखो, तो सबसे पहले जो अगर प्रूफ करने का आता है इरेशनल, तो इसको मान लो पहले रेशनल, तो करेंगे क्या, तो लिखेंगे लेट √2 इज ए रेशनल। प्रूफ करना है इरेशनल, लेकिन आपको मानना होता है रेशनल। अब मान लो कि हमने रेशनल मान लिया, ठीक है, हम उल्टा मान ले, जो प्रूफ करना है वो नहीं मानेंगे, ठीक है, दूसरा कुछ मान रहे हैं। तो जो प्रूफ करना है उसके अगर अपोजिट मान रहे हैं, और जो माने रेशनल, और अगर रेशनल का सारा कंडीशन, जो 3 कंडीशन था, तीनों अगर पास कर देगा, तब तो कह देंगे कि नहीं, क्वेश्चन गलती हो गया, इरेशनल नहीं होता। लेकिन ऐसा हो कि रेशनल मान करके चल रहे हैं और उसके 3 कंडीशन था, उसमें से अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर फेल कर जाता है, तब कहेंगे कि जो मेरा माना हुआ था रेशनल, ये गलत माना हुआ था, वो क्या होना चाहिए, इरेशनल। क्योंकि हम जान रहे हैं कि जब नंबर, रियल नंबर को जब डिवाइड किया गया था, हमारे पास 2 ही नंबर मिला, एक तो रेशनल और एक इरेशनल। जब एक रूल फॉलो नहीं किया तो उसको हम लोग रेशनल नहीं कहेंगे, तो क्या होना चाहिए, इरेशनल। तो इस तरह से हम डायरेक्टली लिख देंगे दिस इज कंट्राडिक्शन, ठीक है, √2 इज एन इरेशनल। लेकिन कब करेंगे, जब रेशनल मान करके इसके सारे थ्योरी को, यानी सारे रूल्स को अगर फॉलो करवाएं और ना करें, तो उस केस में हम उसको लिख देंगे कि वो क्या होगा, इरेशनल। तो सबसे पहले हमको मान लेना होगा कि √2 को रेशनल मान लो। जैसे √2 के रेशनल मानेंगे तो बताओ कि √2 को रेशनल माने हैं, तो उसको हमको p/q के रूप में लिखना पड़ेगा, यानी कि √2 को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में। अब क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √2q इज इक्वल टू p, ठीक है। यानी यहाँ पर हमको दिख रहा था कि जैसे ही हम इसको √2 को रेशनल माने तो ये मिला p/q के रूप में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो √2q हो गया और बराबर में क्या बच गया, p। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा √2q का स्क्वायर और बराबर में p²। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और q का स्क्वायर करेंगे q² बराबर में p² हमको मिल जाएगा। अभी यहीं पर स्टॉप नहीं होता है, अब यहाँ पर थोड़ा सा बात और समझो कि अगर तुमसे कहें, अगर तुमको यहाँ से अगर देखा जाए कि एक नंबर सीखा होगा ऐसा कि अगर कोई भी इंटीजर्स में, कोई भी इंटीजर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर कोई भी इंटीजर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये नंबर हमारा बन जाता है इवन नंबर। क्या बन जाता है, इवन नंबर। तो एक बात बताओ यहाँ से कि q को हमने माना क्या मान के रखा होगा, इंटीजर्स। क्यों मान के रखे होंगे q को इंटीजर, तो इसलिए क्योंकि जब ये रेशनल माने थे तो p/q के रूप में, और रेशनल का पहला डिफिनेशन में था कि p/q को जब मानेंगे तो p और q को इंटीजर ही लेना होगा। तो इंटीजर लेंगे तो q तो इंटीजर होगा, और जब तुम इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो वो भी हमारा इंटीजर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटीजर। तो नहीं, q तो इंटीजर था, और जब q² किए तो भी इंटीजर मिला, और इंटीजर को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, इवन नंबर। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस थ्योरी से पता चलता है कि ये जो नंबर मिल रहा है ये हमारा इवन नंबर मिल रहा है। तो एक बात बताइए, बराबर का मतलब क्या होता है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष यानी LHS और RHS बराबर होनी चाहिए, और जब बराबर होनी चाहिए इसका मतलब है कि ये इवन अगर इधर है तो ये साइड भी इवन नंबर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन नंबर। तो हमको यहाँ से क्या कन्फर्म हो जा रहे थे कि इस थ्योरी से पता चलता है कि लेफ्ट साइड अगर इवन है तो हमें राइट साइड भी इवन मिला।
अब बताओ कि अगर इवन नंबर जो है सो किसी का स्क्वायर है, तो अगर एक बात सोचो, कोई ऐसा रैंडमली लो, कोई इवन नंबर ले लो, मान लो कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 36। तो 6 इज एन इवन नंबर एंड आल्सो 36 इज एन आल्सो इवन नंबर। मतलब क्या मिला कि जब कोई इवन नंबर आया है तो तब आया होगा जब उसका ओरिजिनल वैल्यू खुद इवन नंबर होगा। यानी किसी का स्क्वायर इवन नंबर तब बनता है जब उसका ओरिजिनल वैल्यू खुद इवन नंबर होता है। तो यहाँ से पता चलता है कि पी स्क्वायर अगर इवन नंबर है, यानी लिख सकते हैं कि इफ पी स्क्वायर इज एन इवन नंबर, अगर यहाँ से हमको मिला कि पी स्क्वायर इवन नंबर है, देन आल्सो पी इज, देन ऐसे लिख सकते हैं इसको कि देन पी इज आल्सो एन इवन नंबर, यानी ये भी हमारा क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, अब जब इवन नंबर मिला तो अब सोच लो कि जब p इवन नंबर हो गया तो हम तो लिख सकते हैं ना कि कोई भी इवन नंबर को 2 से हम किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जैसे ही करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा इवन नंबर। इतना तक तो हम कर सकते हैं। अब जब कर सकते हैं तो फिर से स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो लिख सकते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हमको मिलेगा पी स्क्वायर बराबर 2n का स्क्वायर, दैट इज पी स्क्वायर बराबर 4n स्क्वायर। एक काम कर सकते हैं कि पी स्क्वायर किसके बराबर है, 2q स्क्वायर के जगह पर, तो इसके जगह पर हम रख सकते हैं 2q स्क्वायर और बराबर में आ जाएगा 4n स्क्वायर। फिर जब इसको हम काटेंगे 2 बार में तो अब आएगा q स्क्वायर बराबर 2n स्क्वायर। तो एक बात बताओ, जब n इंटीजर था, 2 से मल्टीप्लाई था, इवन है, तो n स्क्वायर भी इंटीजर ही होगा, और इंटीजर में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा यह क्या आएगा, इवन नंबर। तो इस तरह से हमको पता चलता है सेम स्टेटमेंट इसके जैसा, सेम स्टेटमेंट हमको पी स्क्वायर के जैसा देखने को मिलता है कि अगर क्यू स्क्वायर इवन नंबर है तो लिखेंगे यहाँ पर कि इफ क्यू स्क्वायर इज एन इवन नंबर, देन तब हम कह सकते हैं कि Q इज आल्सो एन इवन नंबर, तब कह सकते हैं कि Q भी एक प्रकार का इवन नंबर ही होगा। अब हमको पता चल गया है, यहाँ से एक नोट पॉइंट बहुत बढ़िया है कि P हमको मिला इवन नंबर, Q भी मिल गया इवन नंबर। अब तुमसे कहते हैं कि HCF जरा निकाल दो, P और Q का इवन नंबर 1 आएगा क्या? तो याद रखना, अगर हम कम से कम में चलें तो 2 इवन नंबर का, कम से कम में अगर चले तो 2 इवन नंबर का HCF हमेशा इवन नंबर ही आएगा, और वो मिनिमम में चलेंगे तो 2 आएगा, यानी 1 कभी भी पॉसिबल नहीं है। 2 इवन नंबर का HCF कभी भी 1 पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो 6 और हम 4 लेते, तो 6 को तोड़ते 2 गुने 3 और 4 को 2 इंटू 2, तो दोनों में हमको हाईएस्ट कॉमन में 2 मिल जाता, और इस प्रकार से HCF 2 मिलता। तो हम कह सकते हैं कि दोनों जब इवन है तो इसका HCF 1 पॉसिबल नहीं है। तो जब 1 पॉसिबल नहीं है तो बताओ, हम जब डिफिनेशन पढ़े तो लिखे P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। पहली बात Q 0 नहीं होना चाहिए, दोनों सेटिस्फाइड कर गया, लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं किया, तो हम कह सकते हैं कि यही हमारा दिस इज कंट्राडिक्शन, यही हमारा जो माना हुआ था यही गलत माना हुआ था। आज जब ये कंट्राडिक्शन था तो इसलिए लिख सकते हैं कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। इस प्रकार से हमको पता चलता है कि √2 जो होगा वो इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख देते हैं। तो एक बार और समझ लो और उसके बाद स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या था कि प्रूफ करना है कि √2 इरेशनल होगा, तो पहले हम इसको रेशनल मानेंगे। रेशनल मानने के बाद इसको हम p/q के रूप में लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे हमको पता चल जाएगा 2 का मल्टीप्लिकेशन, तब समझ में आएगा कि ये आपका इवन नंबर होगा। और जब ये आपका इवन नंबर होगा, इसको एक मेथड और है जो आपका आज इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम कम है, मात्र 5 मिनट ही बच रहा है। ठीक है,
तो इसमें नहीं हो पाएगा, लेकिन अगला वीडियो में हम उसको बता देंगे इसका एक मेथड और। तो सोचो कि यहाँ पर इवन नंबर मिला, फिर जब इवन नंबर मिलेगा तो अपना मन से फिर से क्या करना है, उसको इवन नंबर मान लेना है। अब इवन नंबर जैसे ही मानेंगे फिर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, फिर कट जाएगा, फिर से हम पता चलेगा कि उस वक्त पी इवन आया था तो इस वक्त हमारा क्यू इवन आएगा। और जैसे ही क्यू अगर इवन आता है तो दोनों इवन का हम अगर एचसीएफ लेना चाहते हैं तो इवन कभी 1 कभी नहीं आएगा, इसलिए लिख देंगे कि एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इक्वल नॉट 1, यानी दिस यही हमारा माना हुआ गलती था और इसलिए ये कहला जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल गया। तो एक बार हम इसको नीचे चले जाते हैं और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसको ले सकते हो। ठीक है, इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं एक बार। चलो हो गया होगा। एंड लास्ट, ठीक है, इतना अगर हो जाता है तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। ठीक है, तो पेशेंस के साथ देखते रहो। और क्लासेस जो चल रही है आपका यहाँ बाईपास एरिया, जो गया के अगर छात्र हो, ठीक है, गया में बाईपास एरिया हो या कहीं का हो, तो वो मारनपुर में आपका मिल जाएगा बाईपास रोड। यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस दी जा रही है आपको सारा सब्जेक्ट का। ठीक है, एसएसटी भी है, साइंस रहेगा और मैथ्स रहेगा, और साथ ही साथ उसमें इंग्लिश का कुछ पोर्शन आपको इसमें आपको तैयारी करवाया जाएगा, जिसमें डिफरेंट टीचर्स के द्वारा। सिर्फ हम मैथ्स यहाँ पर क्लास लेंगे, यूट्यूब पर ऐसे क्लासेस में फिजिक्स भी हम कभी ले लेंगे, समराइज कर देंगे, लेकिन ऑफलाइन में आपको सारे अलग अलग फैकल्टी से मिलेंगे। साइंस के लिए अलग, एसएसटी के लिए अलग, ठीक है, मैथ्स के लिए अलग। ठीक है, तो आप जो भी अगर नज़दीक में हो तो वो आ करके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब इस ज़्यादा नहीं, किसी को अगर नंबर चाहिए तो आपका मिल जाएगा, आप जैसे ही चैनल खोलोगे तो वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, उस पर जाओ। अब इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर यहाँ पर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।